हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम टॉपिक जो देख रहे हैं वो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी है। बट कंटेंट वाइज दोस्तों आपको यहाँ पे जो दिखेगा वो है कि बीजेपी कैसे बनी, वो हम डिस्कस करेंगे रेदर देन ये कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी डिस्कस करें। बट सिंस टॉपिक्स का नाम है तो मैं आपको डेफिनेट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो दे दूंगा। कम्युनलिज्म मतलब आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को जब एक साथ घुसा देते हो तो उसको कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक साथ घुसा देते हो, राइट। मतलब पोलराइजेशन स्टार्ट कर देते हो, लोगों को डिवाइड करना शुरू कर देते हो, एक दूसरे रिलीजन के बारे में बुरी बात करना। इसका अंत रिजल्ट जो होता है वो रायट्स, हेट्रेट होती है। आजकल बहुत फैली हुई है भारत में, हमें बचना होगा इससे। सेकुलरिज्म है कि अ, एक एक स्टेट का एक तो कोई रिलीजन नहीं होता खुद, राइट। सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है और वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, एक हाथ का डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है विद रिलीजन, राइट। हाउएवर इंडिया सेकुलरिज्म में एक फर्क है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है कि पूरा कंप्लीटली सेपरेटेड है, आपकी गवर्नमेंट और रिलीजन कंप्लीटली सेपरेटेड है। बट इंडिया में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, करती भी है रिलीजियस अफेयर्स में। अगर कुछ गलत हो रहा हो, जैसे ट्रिपल तलाक बिल आई, उसके बाद उसके बाद नहीं, बहुत सालों पहले हिंदू कोड बिल, है ना। मतलब लड़कियों को अधिकार देना, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देना। शा ये भी चीज की गई कि ट्रिपल तलाक आप नहीं दे सकते वुमेन को इन मुस्लिम्स। तो देखिए इंटरफेरेंस करा है ना। ऐसी सबरी वाला टेम्पल में वुमेन को अलाउ किया, राइट। तो वो सब चीजें जहाँ तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है, हाँ जी, कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट दूर भी रहेगी रिलीजन से, बट अगर कुछ गलत हो रहा है तो इंडिया में इंटरफेयर किया जाएगा। ये इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब है, ठीक है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट इंटरफेयर करता ही नहीं है रिलीजियस अफेयर्स में दोस्तों। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब अगर हम देखें वैसे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के वर्ड में यूज किया जाता है। तो मतलब सबको वोट करने का अधिकार है, सबको इक्वल माना जाता है पॉलिटिकली, सब वोट कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब दोस्तों ये होता है कि हम सबको पैसे वाइज इक्वालिटी में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड मैंने आपको पॉलिटिकल बता दी, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक बता दी। सोशल डेमोक्रेसी भी भारत में फॉलो की जाती है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सोशली भी हम सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। तो तीन तरीके से होती है डेमोक्रेसी। हाउएवर जनरली हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राइट। तो एक वर्ड भी यूज किया जाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में कि ऑफ द पीपल, ठीक है दोस्तों। सरकार जो है इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल क्योंकि लोगों ने ही सरकार बनाई है, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए है। तो ये वर्ड यूज किया जाता है डेमोक्रेसी के लिए। इसको आप याद कर लीजिए, लिख लिख दिया करिए अपने आंसर में, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो ये तो इनका वर्ड हो गया। अब टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें आपको भारतीय जनता पार्टी का राइज दिखेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बनी, वही हमारा टॉपिक है। So the other long-term development during this period was the rise of politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and democracy. तो इसलिए ये नाम रखेगा कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। आपको दिखेगा कि काफी चर्चा होगी इस बात पे, है ना। हम हैं क्या, हो क्या रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस पीरियड मतलब ये 1990s की बात हो रही है अगेन, है ना। कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। तो हमने देख लिया कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो हो रही है, अब रिलीजन बेस्ड भी पॉलिटिक्स होगी। और इससे क्वेश्चन उठने लगे कि क्या हम सच में सेकुलर हैं या नहीं है। क्योंकि जब अब वो पार्टीज जो रिलीजन के नाम पे वोट मांग रही हैं, जब वो सरकार बनाएंगी तो वो सेकुलर कैसे हो सकती हैं। सेकुलर में तो स्टेट जो होता है उसको कोई रिलीजन ही नहीं होता, है ना। स्टेट जो होता है एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखती है विद वेरियस रिलीजन्स, और अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो उसे सही करती है। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होके आ जाए जो एक रिलीजन को सपोर्ट करती है, तो वो उस रिलीजन को प्रमोट करेगी, बाकी रिलीजन्स के लिए नेगेटिवली एक्ट करेगी, ठीक है। ये डिबेट्स स्टार्ट हुए दोस्तों। वी नोटेड इन चैप्टर 6 दैट इन द आफ्टरमाथ ऑफ द इमरजेंसी द भारतीय जनसंघ हैड मर्ज्ड इनटू द जनता पार्टी। तो हमने दोस्तों देखा था कि इमरजेंसी के बाद
जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो भारतीय जनसंघ जो थी वो मर्ज हो गई थी जनता पार्टी में ही। पर जनता पार्टी आपने देखा ज्यादा साल चली नहीं, 1980 में काम तमाम हुआ। आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप, द सपोर्टर्स ऑफ अर्नस्टवाइल जनसंघ फॉर्म दी भारतीय जनता पार्टी इन 1980। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। आज 2022 में इतनी सारी सीट्स हैं, तो ठीक है। तो इसलिए नई पार्टीज जो बनती हैं उनको इतना ज्यादा हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेसी में काफी जल्दी राइज हो सकती हैं। सो जनता जनता पार्टी का ब्रेकअप हुआ 1980 में, और जनसंघ जो थी वो भारतीय जनता पार्टी बनी। इनिशियली आप सरप्राइज हो गए कि भारतीय जनता पार्टी अडॉप्टेड अ ब्रॉड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देन दैट ऑफ जनसंघ। तो जनसंघ से काफी ज्यादा ब्रॉड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी बीजेपी की, राइट। जनसंघ तो कह सकते हो कि हिंदुत्व पे फोकस करती थी, बट बीजेपी का शुरू में था इट एम्प्रेस्ड गांधीयन सोशलिज्म एज इट्स आइडियोलॉजी। गांधीयन सोशलिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मैं ज्यादा उसमें जाऊंगा नहीं। कि रूट लेवल पे काम करना लोगों के लिए, है ना। गांधीयन सोशलिज्म ये होता है कि रूट लेवल पे लोगों के लिए, ग्राउंड लेवल पे काम करना, विलेजेस को आगे बढ़ाना, राइट। यहाँ पे रिलीजन का कोई रोल नहीं होता, सबके आगे बढ़ाना, अनटचेबिलिटी कम करना, दलितों को ऊपर करना, राइट। जो गांधीयन सोशलिज्म की बात होती है, सत्याग्रह करो, अगर नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल फॉलो करो, तो वो सब सब पार्ट है गांधीयन सोशलिज्म का, राइट। काफी बड़ा टॉपिक है, मैंने तो शॉर्ट में पढ़ा दिया, वरना सोशलिज्म में बहुत बड़े से पढ़ा जाता है। तो शुरू में ये आइडियोलॉजी थी बीजेपी की, बट इससे ज्यादा कुछ सक्सेस मिली नहीं। 1980 1984 के इलेक्शंस में तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी, है ना। 2 सीट्स आई थी शायद 1980 में शुरू में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लेना। 1984 में थोड़ी बढ़ी, तो पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी चेंज करी। आफ्टर 1986 द पार्टी बिगेन टू एम्फेसाइज द हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट्स इन इट्स आइडियोलॉजी। तो हिंदू नेशनलिज्म इसकी कोर आइडियोलॉजी बन गई भारतीय जनता पार्टी की। द बीजेपी परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ मोबिलाइजिंग हिंदूज। ठीक है, हिंदुत्व पॉलिसी बनी इनकी, फोकस हिंदुत्व, है ना। मैंने आपसे पूछा था हिंदुत्व क्या होता है, तो मोबिलाइजिंग हिंदूज पिछले कुछ लेक्चर्स में। हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? इट लिटरली मीन्स हिंदूनेस एंड वाज डिफाइंड बाय ओरिजिनेटर वी.डी. सावरकर। फ्रीडम फाइटर थे, अंडमान की जेल में जो काफी टाइम रहे थे। अगर आप अंडमान विजिट करें, सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में, राइट। इन्होंने दया मतलब पेटिशंस भी लिखी थी अंग्रेजों को कि मुझे माफ कर दो और जेल से मुझे छुड़वा दीजिए, है ना। एंड काफी पढ़े लिखे आदमी थे वी.डी. सावरकर, ठीक है। सो सो वी डी सावरकर ने ये टर्म दी थी, एंड इट लिटरली मीन्स हिंदुत्व और हिंदूनेस। हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदूनेस, एंड इसको वी डी सावरकर ने डिफाइन करा था, इसका क्या है, एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनलहुड। ठीक है, इन इज लैंग्वेज ऑल्सो नो ऑल्सो हिंदू, वो उसको इंडियन नेशनलहुड की तरह डिफाइन करते थे। और समझेंगे अगर अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हिंदुत्व लिटरली मीन्स हिंदूनेस एंड वाज डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिनेटर वी डी सावरकर, वीर सावरकर। वीर सावरकर के नाम पे एयरपोर्ट भी है पोर्ट ब्लेयर का, एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनलहुड। तो इंडियन नेशनलहुड को इन्होंने ये बोल दिया था कि अगर आप हिंदुत्व हो तो इंडियन नेशनल हो, अदरवाइज नहीं हो आप इंडियन नेशनल, इस हद तक इन्होंने कहा था। इट बेसिकली meant दैट टू बी मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशन, ध्यान से सुनिए, everyone must not only accept India as their fatherland but also as their holy land। बट आप बस आपको ये अपनी जन्मभूमि नहीं माननी कि आप यहाँ पे पैदा हुए, बट ये आपका होली लैंड है ना। होली आपका ही लैंड सब कुछ है। जैसे काफी बार कहा जाता है, जैसे मुस्लिम्स के लिए फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि होमलैंड उनके लिए मे बी इंडिया है, बट सऊदी अरब या आप कह सकते हो मक्का मदीना वो उनके लिए होली लैंड है। क्यों? क्योंकि वहां पे मक्का मदीना है, एंड वहां पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। क्रिश्चियंस के लिए ऐसे रोम रोम में कहा जाता है कि वो विजिट करते हैं, ठीक है। सब रिलीजन्स के लिए अलग अलग कहा जाता है। तो इससे थोड़ा सा टर्म आता है। तो पितृभू मतलब कि आपका सिर्फ ये जन्मभूमि नहीं है, बट आपका होली लैंड भी यही है, मतलब आप इसी की पूजा करते हो, काइंड ऑफ, है ना। काइंड ऑफ भारत माता, है ना, ऐसे आप समझ सकते हो। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशनल कल्चर। तो इनका एक और फिलोसफी ये थी, सब लोगों का कल्चर सेम होना चाहिए। भारत जैसे देश में वो ऐसा कहते थे, और अभी भी ट्राई कर रहे हैं काफी लोग ये फॉलो करने का, कि सबका सब, कि बिलीवर जो होते हैं हिंदुत्व के,
ये हिंदुत्व की डेफिनेशन चल रही है दोस्तों, और ये सब फिलोसफी बीजेपी की थी स्टार्टिंग में, और अभी भी काफी हद तक है। सो बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बन सकता है जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में चले और सब लोग एक ही कल्चर फॉलो करें, हिंदी लैंग्वेज बोलें, है ना। और और फिर यूनाइटेड एक हिंदुत्व कल्चर को फॉलो करें, काइंड ऑफ आप इसको कह सकते हो कि ब्राह्मणिज्म को काइंड ऑफ फॉलो करें, है ना। They also believe that in the case of India, the Hindu culture alone can provide this basis. तो वो कहते थे हिंदू मेजोरिटी में है, और हमारा ये होमलैंड है, हमारा ये होली लैंड है ना। तो हिंदू कल्चर ही एक ऐसा कल्चर है जो बोल सकता है, जो पूरे देश को यूनाइट कर सकता है। वो कहते हैं हमारा बहुत डाइवर्स नेशन है, वो इस बात को मानते थे, लेकिन वो कहते थे अगर एक कल्चर हमें चूज करना है जो देश को एक डायरेक्शन में ले जाए तो वो सिर्फ हिंदू कल्चर हो सकता है और कोई कल्चर नहीं हो सकता। देखिए, बातें सही हैं गलत है इस पे हम नहीं जाएंगे, हमारा यहाँ पे काम है इन्फॉर्मेशन लेना, राइट। उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हो कि हिंदू कल्चर क्या है। इसका आंसर यहाँ पे देना बहुत टफ है। आप मे बी इसकी एग्जैक्ट बुक अगर पढ़ो, मे बी वी वी सावरकर की, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन वहां पे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदू हिंदू रिलीजन को डिफाइन करना ही बहुत टफ है ना। मतलब वैदिक कल्चर अलग है, फिर गुप्ता पीरियड में और ज्यादा बहुत चेंजेस हुए थे, ब्राह्मणिज्म अलग है, फिर उसके बाद तांत्रिसिज्म आया, उसके बाद काफी कुछ। अगर हम आपने मेरे एंशियंट इंडिया की वीडियोस देखे होंगे तो आपने समझा होगा कि हिंदू रिलीजन जो है वो इवॉल्विंग रिलीजन है। बुद्धिज्म का इम्पैक्ट हुआ था, फिर उसके बाद आपने देखा था कि सूफी का भी इम्पैक्ट है ना। तो वो सब चीजें तो आप, ये थोड़ा टफ है कि हिंदू कल्चर है क्या, बट वो कहते थे कि हिंदू कल्चर जो है उसको फॉलो करिए। और अगर आप थोड़ी सी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये थोड़ा सा ब्राह्मणिज्म की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, राइट। और ये सब रिलीजन्स क्या है, मेरी एंशियंट इंडिया की आप वीडियो जरूर देखना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हिंदुत्व मीन्स हिंदूनेस, और यही आपका बेसिस होना चाहिए। सब मेंबर जो है इंडियन नेशन के, उनको इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए एज देयर फादरलैंड एज वेल एज देयर होली लैंड। इसकी यही सब कुछ होना चाहिए, और उसके लिए जान देने को तैयार हो जाना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बन सकता है जब सब लोग यूनाइटेड हो, एक ही कल्चर फॉलो करें, और वो एक कल्चर कौन सा हो सकता है, वो एक कल्चर हिंदू ही हो सकता है, हिंदू कल्चर, है ना। तो ये पॉइंट्स थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काफी कुछ। तो हिंदुत्व, हिंदूनेस, और इसको आपको फादरलैंड प्लस होली लैंड दोनों फॉलो करना होगा, राइट। और स्ट्रॉन्ग नेशन हमें बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग नेशन एसएन, स्ट्रॉन्ग नेशन। एंड ये स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बन सकता है जब आपका यूनिफाइड नेशनल कल्चर हो, और वो यूनिफाइड नेशनल कल्चर सिर्फ हिंदू कल्चर ही प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो बेस प्रोवाइड करना है यूनिफाइड नेशनल कल्चर के लिए, कि सब लोग क्या कल्चर फॉलो करें, आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको फॉलो जो करना है वो हिंदू कल्चर करना है। एंड ये ऐसे आती है, ये फिलोसफी वीडी सावरकर ने दी थी, करेक्ट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चाहते हैं कि सेपरेट एक डिटेल में वीडियो बनाओ तो वो भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टू डेवलपमेंट्स अराउंड 1986 बिकेम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज अ हिंदुत्व पार्टी। तो पार्टी को एजेंडा चाहिए होता है दोस्तों हमेशा, जैसे आपको करप्शन मिला था ना एक एजेंडा, आप आम आदमी पार्टी को, इसी बीजेपी को एजेंडा मिला, और उनको एक दो मौके मिले दोस्तों इस टाइम में, 1980s में, राजीव गांधी की जब सरकार थी, ठीक है। तो दो मौके हम वो देखते हैं। द फर्स्ट वाज द शाहबानो केस इन 1985, वेरी पॉपुलर केस दोस्तों। शाहबानो को उनके हस्बैंड ने डाइवोर्स देके, तलाक देके, मतलब हटा दिया था, राइट, मतलब उनको निकाल दिया था। इन और इन दिस केस अ 62 ईयर ओल्ड डाइवोर्स्ड वुमन, मुस्लिम वुमन, हैड फाइल्ड अ केस फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड। तो इन्होंने मेंटेनेंस मांगा था फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है, शाहबानो ने। और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर, सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में रूल करा था कि हाँ जी आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, राइट। लेकिन मुस्लिम्स कह रहे थे हम, हमारा जो पर्सनल लॉ है उसमें सरकार या कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो शरिया के हिसाब से चलेगा। तो काफी जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सॉ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज एन इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नाराज हो गए, है ना। On the demand of some Muslim leaders, the government passed the Muslim Women
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये एक राजीव गांधी की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स है। काफी सारे और भी ब्लंडर्स हैं, बट ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स है उनका। और भी ब्लंडर्स देखेंगे जो जो उनके टाइम में शुरू हुए। ठीक है, कि उन्होंने प्रोटेस्ट करा। अब यार ऑर्थोडॉक्स लोग जो होते हैं उनका कोई काम नहीं होता। सब रिलीजन में वो पड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और बर्बाद कर रखा है पूरी दुनिया को। उनको कोई काम नहीं करना होता है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक एक्ट वो ले रहा हूँ, क्या स्टैंड ले रहा हूँ, जो लेना भी चाहिए आई थिंक हम सब लोगों को। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करे, ये करे वो करे, कि हाँ जी ऐसे कैसे मेंटेनेंस दे देंगे हम वुमेन को, हमारे लॉ के खिलाफ कैसे एक्ट कर सकता है। अगर मेंटेनेंस देना भी है तो वो शरिया के हिसाब से चलेगा, वो ये कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है जजमेंट। और सरकार दबाव में आ गई। सरकार थोड़ा सा अपीजमेंट वाली पॉलिसी, कि हाँ जी मुस्लिम वोट ना चला जाए, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए। तो इसके चक्कर में उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, जिसने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को नलीफाई कर दिया। तो दोस्तों, और ये एक ब्लंडर था दोस्तों, ब्लंडर। क्योंकि देखिए, आप लॉजिक और रैशनैलिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और राजीव गांधी जैसे नेता जो इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे थे, हमने देखे पिछले लेक्चर में अकॉर्ड्स बना रहे थे, ये वो कर रहे थे, वो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे थे, पंचायती राज ला रहे थे, है ना। उनका ये सब करना और बाबरी मस्जिद वाली चीजें करना शोभा नहीं देता है ना। भले ही आप इलेक्शंस में हार जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए था। और इलेक्शंस में हारने के रीजंस भी हैं 1989 में, जब आपकी पॉलिसीज ही क्लियर नहीं है। तो ये ठीक है, एनीवेज उसमें नहीं जाते। दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज अपोज्ड बाय मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो दोस्तों होता क्या, तो और भी इंटेलेक्चुअल्स को भी, पढ़े लिखे लोग, मतलब विश्वास हट गया, पढ़े लिखे लोग राजीव गांधी को सपोर्ट करते थे। भाई नया बंदा आईटी चीजें ला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, उनको भी नाराज कर दिया है ना। तो दिस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज अपोज्ड बाय मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी मुस्लिम ग्रुप एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो बस वो ये कि बीजेपी को ये मौका मिल गया कि देखो, मुस्लिम्स के अपीजमेंट के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है ना। राइट। तो और इससे हिंदूज को काफी सपोर्ट लाने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि हमें हिंदुत्व को आगे लाना होगा। राइट, हिंदुत्व को आगे लाना होगा। और ये एक मौका मिल गया। दूसरा मौका दोस्तों बाबरी मस्जिद का मिलेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि बीजेपी का राइज कैसे हुआ। और काफी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है चीजें। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड टेक केयर। सुप्रीम कोर्ट में आप कभी भी जा सकते हो केस के लिए। सरकार चाहे तो अ, उसके उसके अगेंस्ट लॉ बना सकती है, या उसके फेवर में भी लॉ बना सकती है। जैसे ट्रिपल तलाक का बिल पास करा था, ट्रिपल तलाक के लिए काफी सारी चीजें पास करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार ने एक लॉ बना दिया अभी रिसेंटली। ठीक है, तो यही राजीव गांधी की सरकार ने करा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाया है उसको नलीफाई कर दिया, उसको क्रॉस, कि आपका जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। देखिए, आप कहो कि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के सारे लॉज के अगेंस्ट, सारे जजमेंट के अगेंस्ट सरकार लॉ बना सकती है। हाँ बना सकती है, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वो इन लॉज को नलीफाई कर सकता है। आप कहोगे फिर ऊपर कौन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये कभी और डिस्कस करेंगे। बट कोई ऊपर नहीं है दोस्तों, ना कोर्ट ऊपर है ना गवर्नमेंट ऊपर है। प्रैक्टिकली मेरे से पूछा जाए तो अगर सरकार स्ट्रांग है, जैसे राजीव गांधी की सरकार थी, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो ये स्ट्रांग रहती है। अगर सरकार आपकी वीक है, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट होती है, 1990s में थी, यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर आ गई होगी। नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस पे सेपरेट वीडियो बना के डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक आइडिया आपको समझ में आना चाहिए एज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। तो राजीव गांधी की स्ट्रांग सरकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको नलीफाई कर दिया। राइट ना, हमेशा याद रखो कि हाँ जी भाई, प्रोटेस्ट जब हो रहे होते हैं ना, ये मुस्लिम्स का एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं, है ना, कि, कि लेट से 1000 मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लगता है अरे पूरा इंडिया बाहर आ गया। या 10,000 कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है पूरा इंडिया बाहर आ गया। लेकिन वहां एक पिक्चर दोस्तों नहीं दिखती, कि जो मुसलमान घर में बैठा हुआ है, जिसकी संख्या लाखों और करोड़ों में है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है ना। ये हमें देखना है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है।
वो फेवर में है डिसफेवर में है ये तो पता नहीं, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। तो सरकार ने इन 10,000 मुसलमानों के आने से एक जो लॉ बना दिया, इससे हिंदू तो नाराज हुए ही, इससे रैशनल लोग तो नाराज हुए ही, इससे वुमेन तो नाराज हुई ही, साथ साथ में ये जो मुसलमान बैठे हैं, ये भी हो गए कि ये क्या, एक रैशनल लॉ, एक लॉजिकल लॉ है ना, उसको भी आपने नलिफाई कर दिया। भाई लॉजिक है ना, आप 62 ईयर ओल्ड वुमेन को डाइवोर्स दे दोगे तो उसको मेंटेनेंस तो मिलेगा ही ना, राइट? इसमें क्या गलत है, राइट? तो जो लॉजिकल चीज है उसको, जो लॉजिकल चीज है उसको हर कोई फेवर करता है ना। और अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मोहम्मद का भी यही कहना था, अगर आप हिस्ट्री में पढ़े, है ना। प्रॉफिट मोहम्मद हो गए, या आप किसी और रिलीजन में देख लो, बुद्धा के बारे में देख लो, या गुरु नानक के बारे में देख लो, दे वर ऑल लॉजिकल पीपल। हमेशा लॉजिक, मतलब ये नहीं कि किसी का हेरसमेंट होना चाहिए, तो वो भी एक पिक्चर होती है। तो कहने का पॉइंट ये है दोस्तों कि सरकार ने लॉ बना के ये जो बाकी लोगों को जो कर दिया ना नाराज, ये सही नहीं हुआ, है ना, ये सही नहीं हुआ।